हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। दिस इज शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। ऑफिशियल नोटिस है, कृपया ज़रूर देखें। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी का अप्लाई करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से गहन मंथन करना अत्यावश्यक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑफिशियल नोटिस है। सबसे पहला है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन अकाउंट। आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा उसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। तो दिया है, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। यानी कोई भी कैंडिडेट के पास अगर उसका खुद का मोबाइल नंबर और वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी है तो वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू क्रिएट अकाउंट। अकाउंट को क्रिएट करने में क्या क्या प्रक्रिया होगा। तो सबसे पहले, इंटर ऑल पर्सनल डिटेल्स आस्क्ड फॉर इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे। OTP मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। द सेम हैव टू बी इंटर्ड एंड सबमिटेड, और उस OTP को आप सबमिट करके इंटर करके सबमिट कर सकते हैं। तीसरा है, कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स। कहता है कि आप जो है अकाउंट को के अकाउंट जो क्रिएट कीजिएगा उसके डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। तो दिया, वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड, अगर एक बार आप अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं तो यू कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएटेड अकाउंट। तो फिर आप जो है कभी भी डिटेल्स क्रिएट एन अकाउंट के डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है, व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। अगर अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। तो उसके बाद दिया है, गो टू अप्लाई इन द ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन इन टू योर अकाउंट। देयर आर 5 ब्रॉड सेक्शन विद पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। यानी कि आप अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपसे 5 ब्रॉड सेक्शंस है उसको उसके डिटेल्स को भरना पड़ेगा। जैसे कि पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अदर डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रेफरेंस को आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको उसको देख लीजिए एक बार फिर से कि आप सही भरे हैं कि नहीं है। तो उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दिया है, स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स, इंटर योर पर्टिकुलर्स, आफ्टर एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स सेव एंड गो टू नेक्स्ट सेक्शन एंड सो ऑन अंटिल द लास्ट ऑन वेज। मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है, उसके बाद नेक्स्ट करते जाना है और नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, वेयर यू कैन फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन। नेक्स्ट कंप्लीट द फी पेमेंट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपको जो है फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए। पांचवा में है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉगिन। जो है लॉगिन करने का क्या प्रक्रिया है। तो इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा। आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को डाल करके उसके साथ पासवर्ड डालिए और फिर कैप्चा टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है, वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आधार वेरिफिकेशन क्यों अनिवार्य है। तो आधार वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आरआरबीज विल नॉट शेयर आधार डिटेल्स with any third party or use them for any purpose other than the objective of the CN 01 2024। यानी कि आधार वैलिडेशन जो है इसका अनिवार्य इसलिए है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर में स्मूथ एंट्री, मतलब कि सही से आप प्रवेश परीक्षा दे पाए, उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद बोला गया है कि आपका आधार डिटेल्स जो है किसी भी थर्ड पार्टी को जो है शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ इसका उद्देश्य आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है CN 01 2024 उसके लिए ही किया जाएगा। उसके बाद है सातवां में, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम। अगर आपका नेम चेंज है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, क्या क्या डॉक्यूमेंट का को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो उसके बाद दिया है कि एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस अ गेजेट नोटिफिकेशन और रेलिवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर नेम चेंजेज and be prepared to present it upon request during the recruitment process. The same should be submitted at the time of DB. You also have to fill the original name and the change name during create an account. In such cases, both the names will be reflected to the application। यानी कि अगर आपका नाम चेंज वगैरह है तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो उसको प्रोवाइड करवाइए। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट जो है आप DB के समय सबमिट कर दीजिएगा।
उसके बाद है व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। पासवर्ड इज जनरेटेड बाय यू। In case of password is forgotten, there is a forget password link. Enter your registered mobile number and date of birth. New password will be sent to your registered email. You can set your own password using password sent to your email. अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर उसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है फिर आपको अपने आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा नया पासवर्ड। फिर आप उसको जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद है कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस। आप जो है नया पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। तो दिया है यस यू शुड फर्स्ट लॉग इन विद द पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल। आप जो है पहले लॉग इन कीजिए जो आपको ईमेल आईडी पे पासवर्ड भेजा गया है। देन यू कैन रिसेट द पासवर्ड ऑफ योर चॉइस बाय यूजिंग चेंज पासवर्ड। फिर जो आप जो है रिसेट कीजिए चेंज पासवर्ड के लिए, जो लिंक अवेलेबल ऑन द अपर राइट हैंड साइड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज। मतलब कि आपके ऊपर के राइट हैंड साइड के ऊपर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज के ऊपर दिया गया है, उसके थ्रू आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर है कैन आई चेंज बाय चूजन आरआरबी। आप जो आरआरबी चूज किए हैं उसको क्या आप चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है नो, यू कैनॉट चेंज द चूजन आरआरबी आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप जो है जो भी आरआरबी चूज़ किए हैं उसको फिर से आप ना ही एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसलिए जो है सही से आरआरबी को चूज़ किए, थोड़ा सोच समझ के कर लीजिए जो आपके लिए सेफ़ जोन है उसके अनुसार। उसमें पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी जो आप चूज़ किए हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी जो भी मॉडिफाई कीजिएगा उसके एवज में आपको मॉडिफिकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर में है कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या उसके प्रक्रिया के दौरान एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान कोई जो आपका डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसमें दिया है यस एनी डिटेल्स इन द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स एंटर इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन बी एडिटेड टिल द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड। आप कोई भी डिटेल्स को जब तक आप सबमिट नहीं कर सकते हैं तो आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास। कहता है कि कौन जो है फ्री ट्रेवल अथॉरिटी मतलब फ्री रेलवे पास के लिए एलिजिबल है। तो दिया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ओनली कैन अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फॉर फ्री रेलवे पास। मतलब जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो ही केवल फ्री रेलवे पास के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास। कहता है कि जो है फ्री रेलवे पास कैसे अवेलेबल होगा। तो दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओनली टू एससी और एसटी कैंडिडेट्स हु कैन अवेल द सेम बाय चूजिंग यस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अंडर। जो भी एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं जो चूज़ किए हैं कि हमको पास चाहिए, तो डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रेवल पास फॉर द एग्ज़ाम एंड फिलिंग अप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। जो है वो अपना जो भी फॉर्म भरने के समय नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको पास क्रिएट करना पड़ेगा, दिया जाएगा। यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू अपलोड योर कैस्ट सर्टिफिकेट, और इसके लिए आपको जो है कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। कहता है कि आप किस तरह से जो है फ्री ट्रेवल फैसिलिटी को रिसीव कर सकते हैं। तो in case of eligible SC or ST candidates, their e-call letter itself will contain the free travel authority sleeper class railway pass दिया जाएगा आपको। उसके बाद they will allow to book train reservation by submitting a self-attested photocopy of their e-call letter and SC or ST certificate at the ticket booking counter। वहीं जो है टिकट बुकिंग काउंटर के पास जाना, आपको जो है ई-कॉल लेटर के साथ आपको जो है उसके साथ मिलेगा, वो जो आपको सबमिट करके आप टिकट फ्री पास ट्रेवल फैसिलिटी का ले सकते हैं, फ्री पास ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद है आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। कहता है कि अगर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में असफल हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हो, तो क्या करना चाहिए आपको। तो चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज़ इन PDF फॉर्मेट एंड इज़ बिलो 500 KB। अगर आपसे अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आप जो है डॉक्यूमेंट को देख लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो PDF फॉर्म में है कि नहीं है, और उसका साइज़ जो है 500 KB से कम है कि नहीं है।
उसके बाद दिया है व्हाट इज ईबीसी। ईबीसी के बारे में बताया गया है कि ईबीसी इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ईबीसी कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन ₹50,000। इस ईबीसी का तात्पर्य ये है कि वो कैंडिडेट जिसका फैमिली इनकम 50,000 से कम है वो ईबीसी में आएंगे। और ईबीसी के बारे में इसलिए दिया गया है कि ईबीसी को जो है सिर्फ वो जो फॉर्म आपका फिलअप कीजिएगा तो उसमें जो आपका फॉर्म फिलअप पेमेंट है फ़ी में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे ईबीसी दिया गया है। 17वां नंबर में है व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू ईबीसी कैंडिडेट्स जो ईबीसी के हैं, ईबीसी के जो कैंडिडेट्स है उसको क्या बेनिफिट क्या सुविधाएं दिया जाएगा। तो दिया गया है कि ईबीसी कैंडिडेट्स आर गिवन ओनली फी कंसेशन। ईबीसी के कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ जो उसको फ़ी में यानी कि फ़ी कंसेशन मीन्स हुआ फ़ी में आप जो भी पेमेंट कीजिएगा उसमें सिर्फ छूट दिया जाएगा। 18वां है आई एम एन ईबीसी व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट। अगर आप जो है ईबीसी के कैंडिडेट है और आपके पास जो है ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। तो यू कैन गेट अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या और यू कैन यूज़ बीपीएल कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास जो है ईबीसी का सर्टिफिकेट है इनका तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, अगर बीपीएल कार्ड है तो भी चलेगा। अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के तहत आता है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ इज्जत एमएसटी इशूड बाय रेलवेज के तहत भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है 19वां आर देयर रिजर्व्ड पोस्ट फॉर ईबीसी। कहता है ईबीसी के लिए क्या कोई पोस्ट रिजर्व्ड है, तो नहीं, यहाँ पे दिया नो ईबीसी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर फी कंसेशन देयर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर ईबीसी इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। कहता है ईबीसी को सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन दिया जाएगा, फी में छूट दिया जाएगा, बाद बाकी उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इसका मतलब ये नहीं ये कंफ्यूज नहीं होना है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तहत। इज़ देयर रिजर्वेशन फॉर सीसीएए। नो सीसीएए कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन। जो भी सीसीएए के कैंडिडेट है उसको सिर्फ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके लिए और बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं है। हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। कहता है कि रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के लिए कौन एलिजिबल है। तो कैंडिडेट्स हु अटेंड्स BT1 ओनली आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज। कहता है कि वो कैंडिडेट्स जो CBT1 में एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं तो वो जो है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के लिए एलिजिबल होंगे। आपका जो भी फ़ी लगेगा उसमें से जो है बैंक का चार्ज है वो काट करके आपको लौटा दिया जाएगा। उसके बाद 22वां है आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग कैन आई अप्लाई। कहता है कि अगर आप जो है टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा किए हैं तो क्या आप RRB ALP के लिए एलिजिबल है। तो इसमें दिया है कि क्वालिफिकेशन एज पर एनेक्सर ए में दिया है नोटिफिकेशन में एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर में ओनली भी एक्सेप्टेड। उसमें जो भी दिया है उसी के तहत आप जो एक्सेप्ट किए जाएंगे आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, बाद बाकी उससे अगर बाहर है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर 23वां है इफ़ आई डू नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड ITI NAC डिप्लोमा या डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो ये भी दिया है कि कोई भी तरह का आप जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो अनेक्सर ए में दिया गया है, उसको आप भली भांति पढ़ लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर जो भी कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन रिजल्ट्स वेटिंग में है या फाइनल नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, बाद बाकी जो भी क्वालिफिकेशन दिया है वो देख सकते हैं। फिर दिया है आई हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। कहता है कि अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है तो क्या आप एलिजिबल है RRB ALP के लिए। तो दिया है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन्ड इन एनेक्सर ए ऑफ CN1 2024 ओनली विल बी एक्सेप्टेड। जो भी 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा वो ही इसके लिए एक्सेप्टेड है जो एनेक्सर ए में दिया गया है। उसके बाद जो है इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल हाउ डू आई एड माई अदर क्वालिफिकेशन।
कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के समय आपको सिर्फ जो है मैट्रिकुलेशन के बारे में ही विजिबल होगा, बाद बाकी आप कैसे ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन। तो इसमें दिया है क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड बटन अगेन। मतलब कि आपको जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है उसको भर दीजिए, उसके बाद जो है ऐड बटन अगेन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आई हैव डन NTC एंड NAC, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, यस, क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड बटन अगेन। यानी कि आपके पास अगर जो है NTC या NAC के तहत क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों को दे सकते हैं, तो हाँ दोनों को दे सकते हैं ऐड बटन के थ्रू। उसके बाद है 27 में आई हैव डन NTC एंड डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, जी ज़रूर वही है सेम, ऐड बटन के तहत आप जो है क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। फिर दिया है आई हैव डन NTC एंड डिग्री, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, सेम है। उसके बाद है आई हैव डन NAC एंड डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, ये भी उसी तरह है, ऐड बटन अगेन। उसके बाद 30 नंबर है आई हैव डन NAC या डिग्री, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, इसमें भी वही यस, यू कैन फिल एंड ऐड बटन अगेन। उसके बाद आपका 31 में दिया है कि आई हैव डन डिप्लोमा एंड डिग्री, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन, सेम है। आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई, कहता है कि आप अगर जो है ग्रेजुएट जो है अप्रेंटिसशिप से है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो कहला ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इज एक्सेप्टेड, जो भी उसमें दिया है क्वालिफिकेशन जो अप्रेंटिसशिप के तहत है वही एक्सेप्टेड है। उसके बाद है व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल, मतलब टोटल कितना डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है। तो दिया है कि SC और ST कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवेल फ्री ट्रेवल पास, जो भी SC और ST के कैंडिडेट्स है जिसको फ्री ट्रेवल पास चाहिए वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करे। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, उसके बाद सभी कैंडिडेट के लिए सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपलोड करना है और बाकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह का डिटेल्स का आपको डॉक्यूमेंट है वो नहीं देना है। उसके बाद इसमें दिया है 34 नंबर में व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कहता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसका क्या साइज़ है। तो दिया है कैस्ट सर्टिफिकेट शुड बी लेस देन 500 KB, जो भी आपका फ्री ट्रेवल पास के लिए जो SC और ST कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसको जो कैस्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसका जो साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ जो है सभी कैंडिडेट के लिए वो 30 KB से और 70 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर जो है आपका 30 KB से 70 KB, यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज आपको 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद दिया है कि ऑल डायमेंशंस आर डिस्प्लेड इन द अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पेज इटसेल्फ, जो भी आपका ये दिया रहेगा वो अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स के पेज पे दिया रहेगा, दिखाएगा। फॉर ITI कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2, जो भी ITI कैंडिडेट है उस कैंडिडेट है उसको एग्जामिनेशन ट्रेड में पार्ट B के लिए जो CBT 2 में होगा तो क्या होगा। तो दिया है कि कैंडिडेट्स विद ITI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2 इज देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी होगा ITI से जो भी ट्रेड से होंगे उसके तहत उसको पार्ट B में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद है फॉर CCAA कैंडिडेट्स व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2, वही है कि जो उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड के अनुसार उसको दिए जाएंगे। फॉर डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट्स व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2, जिसके जो भी क्वालिफिकेशन से है उसके तहत ही उसको पार्ट B में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद है हाउ कैन आई पे द एग्जामिनेशन फ़ी, आप एग्जामिनेशन फ़ी कैसे पे कीजिएगा। तो दिया दी एग्जामिनेशन फ़ी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और UPI सर्विस, जो भी आपका एग्जामिनेशन फ़ी है वो सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड है। जैसे कि आप नेट बैंकिंग के तहत कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के तहत कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और जो भी आप UPI फ़ोनपे गूगल पे अमेजन पे वगैरह चलाते हैं उससे भी आप एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेज एंड GST एज एप्लीकेबल और चार्जेबल फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन फ़ी, जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है उसमें अगर GST वगैरह कुछ है तो वो आपको चार्ज के तहत काटा जाएगा।
उसके बाद है व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहले भी बता चुके हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका जो स्टेज होगा वो 5 स्टेजेज में होगा। पहला CBT 1, फिर CBT 2, उसके बाद होगा CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर DB होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो है मेरिट बनेगा, फिर आप सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद दिया है व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज CBT 1 का जो सिलेबस क्या होगा तो वो दे दिया है आपका नोटिफिकेशन में। उसके बाद व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर सेकंड स्टेज CBT 2 का सिलेबस क्या होगा वो भी आपको नोटिफिकेशन में दे दिया है, मैं भी बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद 42 नंबर्स की बात करें तो विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, कहता है नेगेटिव मार्किंग होगा क्या। तो नेगेटिव मार्किंग विल बी फॉर CBT 1 एंड CBT 2 ओनली, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर CBAT। कहता है कि CBT 1 और CBT 2 में जो है सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होगा, उसके बाद जो CBAT साइको टेस्ट होगा बाद बाकी जो होगा यानी CBAT उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 43 नंबर की बात करें तो वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन। कहता है कि आप जो है एग्जामिनेशन में आप लैंग्वेज को कैसे चॉइस करेंगे, कहाँ चॉइस करेंगे। यू कैन चूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 15 लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेनू अंडर पर्सनल डिटेल्स पेज। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर CBT 1 एंड CBT 2 ओनली, CBAT विल बी इंग्लिश और हिंदी ओनली। यानी कि आप जो लैंग्वेज चूज कीजिएगा, लैंग्वेज जो होगा वो 15 लैंग्वेज आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है। और ये CBT 1 CBT 2 के लिए रहेगा, जो कि आपको पर्सनल डिटेल्स पेज पे ड्रॉप डाउन मेनू में दिख जाएगा। उसके बाद CBAT जो साइको टेस्ट होगा वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये एग्जामिनेशन में आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे आप देने जाइएगा, कैसे क्या कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में दे दिया है आपको। उसके बाद है कैन आई मॉडिफाई द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कहता है कि आप अगर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं तो क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन फ़ी के रूप में 150 रुपया आपसे लिया जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। और मॉडिफिकेशन में आप जो है सिर्फ डिटेल्स जो आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो RRB चूज़ किए हैं उसको छोड़ के जो भी डिटेल्स है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है 46 नंबर में होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू टेक्निकल इशू ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई तरह का टेक्निकल इशू या प्रॉब्लम है तो आप जो है कैसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो इसमें दिया गया है कि आप जो है ईमेल आईडी के तहत या मोबाइल नंबर के तहत जो है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो rrbhelp@csc.government.in पे है और मोबाइल नंबर 9592001188 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है कि हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड। तो आप जो है कैसे जानेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है फाइनली सबमिट हो गया है। तो यू विल रिसीव SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। कहता है कि आप जो कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम, आप किसी भी वक्त जो है आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो यू कैन टेक प्रिंट आउट, अगर आप जो है पेमेंट कर दिए हैं तो उसके बाद जो है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपना एप्लीकेशन का। उसके बाद हो गया गाइज, यहीं तक था आप नोटिस में फ्रिक्वेंटली लास्ट क्वेश्चंस के तहत। देन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मेरा होगा वो कट ऑफ से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।